हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से हम लोग सीटेट का तैयारी कर रहे थे, है ना, और जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम लोग फिर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, है ना। और ये सीडीपी का पेपर है ना। देख सकते हैं यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पेपर है ना। इसमें कुछ टोटल जो है 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ताकि जो आने वाला दिसंबर का जो सीटेट का एग्ज़ाम है, सीटेट में होने दिसंबर में होने वाला, उसमें हम बेहतर स्कोर कर पाएँ, है ना। और ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है ना। तो जो है शिक्षार्थी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, है ना। तो टीचर्स जो हैं वो किसके साइड लेंगे, है ना, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसका स्टेटमेंट दिया गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है कि संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों का आधारित भिन्नताएं, या फिर नेक्स्ट है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विधियां तथा आधारित भिन्नताएं। तो कौन सा जो है इसमें से ये है। तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट भी जो फॉलो कर रहा है और सेकंड भी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या कहलाता है। कागज पेंसिल द्वारा आकलन जो है वो, है ना, तो क्या कहलाता है। समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या फिर निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या फिर सकल आकलन को बढ़ावा देता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है आकलन को सीमित कर देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है, वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कागज़ और पेंसिल से जांच द्वारा जो है क्या हो जाएगा, आकलन को एक सीमित कर देगा, है ना। बाकी सारी चीज़ें जो है वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि, तो कोई जो है नहीं सुनने वाला बच्चा है ना, तो उसको जो है क्या महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उसके प्रति बधिर मीन्स होता है कि वो अंधा है ना, अंधा है ना। तो प्रत्येक जिसके वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले, है ना। तो ऐसा तो नहीं करना है ना। नेक्स्ट है विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है, ये तो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है वह बच्चों को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सकें। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चा जो है उसके जेस्चर से जो है वो पता कर पाए, है ना। नेक्स्ट है एक शिक्षिका समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। एक कक्षा में समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो क्या पूरा कर सकता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल ना कर सकें। ये तो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर, ये भी नहीं होगा,
है ना। नेक्स्ट है कक्ष के प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय के कार्य करने के लिए कहकर, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है आपका। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर जो है इसको जो है पूरा कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, है ना, क्या कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है कुछ भी नहीं सीख सकते, या फिर अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, या फिर बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, या फिर बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो क्या होते हैं, तो ये जो है अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, है ना। जो अधिगम यानी सीखने में कमज़ोर होते हैं बच्चे, वो जो है सीखने में जो है संघर्ष काफ़ी करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दिया हुआ है कि उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, या फिर उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, या फिर उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, या फिर चौथा ऑप्शन है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो इन सारे में से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे विषयों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है ना। नेक्स्ट है 7 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार बेल करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो किसका अनुसरण किया जाना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। जी नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है ना। उन्हें समावेशी शिक्षा का नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। और नेक्स्ट है आपका उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला जा रहा है कि अधिगमकर्ता केंद्र विधि का आशय है, केंद्र विधि का आशय है। तो पहला ऑप्शन है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। दूसरा है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां, है ना। तीसरा है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्य कर्ता होता है। चौथा है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, है ना। तो जहां अपना खुद का प्रयास होगा तो वहां पे ज़्यादा जो है सक्सेस होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। तो कौन सा सीखने के लिए प्रमुख है, तो अनुबंधन या रटकर याद करना, या अनुकरण करना, या अर्थ निर्माण। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम क्या है, आगे स्टेटमेंट। तो शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्कर्ष प्राप्त करता होते हैं, है ना, निष्कर्ष प्राप्त करता होते हैं। दूसरा है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़े से होता है। तीसरा है शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है। और चौथा है विद्यार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण जिसका आशय समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके, है ना। तो तब तक किसी चीज़ को सीखना जब वह इंसान खुद से उस चीज़ को ना कर पाए, है ना। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उसे आधा समाधान यानी हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। दूसरा है उसे कहना कि जब तक समस्या का समाधान नहीं कर लेती जब तक घर नहीं जा सकती। या फिर तीसरा है समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। या चौथा है उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे यह बताना है कि वह बार बार प्रयास कर सकती है ना। तभी वो खुद से वो अपने काम को इम्प्लीमेंट कर पाएगी, सीख पाएगी, है ना। नेक्स्ट है 12 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे, है ना। तो आपके विभिन्न शैलियों वाले बच्चे हैं तो उनका आकलन के लिए आप उन्हें क्या कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, है ना। अलग अलग कार्य देंगे और परीक्षण करेंगे उनका। या फिर नेक्स्ट है सेकेंड नंबर परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। या फिर समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों का अनुसार उनको नामित करेंगे। और चौथा है कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। बाकी सारे जो है वो गलत है ना। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखते हैं बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। दूसरा है बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ के समान मानना। तीसरा है बच्चों की समझ में भेद करना सूक्ष्म और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। या फिर चौथा नंबर है पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट जो है वो 4 हो जाएगा, है ना। कि जैसे जैसे समय बदलता है तो सोचने की क्षमताएं बदलती है ना। तो वो बच्चों जो है बूढ़े की तरह नहीं सोच पाएंगे, है ना। नेक्स्ट है 14 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। तो कौन सा करता है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तीसरा है बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। ये तो गलत है। चौथा है व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रोजेक्शन का प्रयोग करना। ये भी गलत है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना जो है क्या कहलाता है जो है जब कोई बच्चा को किसी भी फंक्शन हो या कुछ भी कहीं भी डिबेट करना हो तो उसका जब वो स्टेज पे खड़ा होगा तो उसका जो अंदर का डर है वो दूर होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, है ना। 15 नंबर में बोला जा रहा है कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभिप्रेरणा और अधिगम। तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, है ना। तो जब जो है विद्यार्थियों में आंतरिक इच्छा हो किसी भी चीज़ को सीखने की
तभी वे जो क्या कहलाता है, अंतर्निहित इच्छा होती है ना। और दूसरा है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तीसरा है अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है ना। अधिगम में जो है प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। चौथा, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हों, है ना। जब बाहरी कोई पुरस्कार देने से प्रेरित हो तो ही उसे क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर में बोला जा रहा है कि सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। तो जो कोई भी चीज़ है सीखना है तो उसका कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है 4, उसमें से बताना है कि कौन सा सही है ना। सीखने के लिए कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, तो सीखने के लिए जो है पहला ऑप्शन दिया हुआ है, सीखना कौशलों के संचय के समान है। दूसरा है सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। तीसरा है सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। चौथा है सीखना शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का आधारित नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। सीखने को सामाजिक क्रियाओं एवं सुविधा देती है ना। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चे को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो कौन सा बच्चे को जो है सीखने के लिए सक्षम बनाती है, व्याख्यान, निर्देश, संवाद या पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, थर्ड नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ये थर्ड जो है ये थर्ड होगा और ये 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो है संवाद जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर में बोला जा रहा है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। विकास यानी डेवलपमेंट। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सही बात है। दूसरा विकास से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। तीसरा है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, ये भी गलत स्टेटमेंट है। चौथा है आत्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है ना। सबका जो है ग्रोथ या जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट है मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन अवधि किसे बोलेंगे, तो वो जो है किसको बोल सकते हैं, तो बाल्यावस्था हम लोग बोलते हैं 0 से 2 साल। पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं कितना, 3 से 5 साल, है ना। तो मध्य बचपन अवधि क्या कहलाएगा हमारा, 6 से 11 साल का जो है वो मध्य बचपन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन क्या कहती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। दूसरा दिया हुआ है ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं, तो ऐसा ये भी नहीं है ना। ऑप्शन नंबर 3 है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। या फिर नेक्स्ट है ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। जी हाँ, होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में जो है वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जाहिर सी बात है वातावरण का प्रभाव पड़ता ही है ना।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है ना, अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सीखना, विकास, परिपक्वता या सामाजिकरण। तो इसका सामाजिकरण जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 22 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो वो जो है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, है ना। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पूर्व सक्रियतात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो कौन सी योग्यता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि लक्ष्य, उद्देश्य, व्यवहार की योग्यता है, या फिर दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, तीसरा अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, चौथा है अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता को जो है क्या कहते हैं? पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? तो किसका ठीक हुआ है? तो अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, हो सकता है। दूसरा दिया हुआ नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो ये तो गलत बात है। इसके बाद है तीसरा सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा हो, है ना। चौथा है दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है, किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की की संतुलित के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पारदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। दूसरा है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के लिए निर्देश के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, है ना। तीसरा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देश की आवश्यकता होती है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर स्पष्ट करती है कि बच्चे अहं केंद्रित होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, सीखने वाले को पृथक नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पुनर्बलन से, दूसरा है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, तीसरा है अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, चौथा है उसके सामाजिक संदर्भ से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है ना, उसके सामाजिक संदर्भ से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में बोला जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्ष क्या है, सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। दूसरा है सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तीसरा है शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है।
चौथा है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है? पहला है स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ये तो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तीसरा है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल कर सकने की योग्यता। चौथा है शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विभिन्न प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है ना। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर है कि भाषा। तो भाषा क्या है ना। 29 नंबर में भाषा क्या है? तो क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। दूसरा है हमारी विचार प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। तीसरा है विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है। चौथा है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है ना। लास्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है। तो पहला ऑप्शन है लिंग भूमिका निर्वाह खेल। दूसरा है लिंग स्थिरता। तीसरा है लिंग शक्तिकरण। चौथा है लिंग रूढ़िबद्धता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है लिंग रूढ़िबद्धता होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल राइट होगा, है ना। तो ये थे आज के हमारे 30 CDTP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड थे, है ना। तो ये आपके आने वाले सीटेट एग्जाम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहने वाला है ना। तो अब इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।